क्लास 12 के बच्चे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लॉकडाउन की वजह से प्रॉपर क्लास नहीं चल पा रहा है। कोचिंग ने आपके लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था किया है। आप इसका लाभ उठाएं, इसको समझें। लेक्चर को बायोलॉजी में क्लास 12 के बच्चों को हमने जो क्लास लिया था उसमें प्रजनन चैप्टर को बड़ी अच्छी तरह से हम समझाया, दिखाया भी। आपको प्रजनन चैप्टर परीक्षा के ख्याल से बड़ा इम्पोर्टेंट है, ऐसा मान के चलें। हम क्लास में ही आपको बताए थे कि पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर का जब आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रजनन चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है और ज़्यादातर डायग्राम वाला क्वेश्चन रहता है, जिसमें वृषण याद आया होगा। नर का अंग है वृषण, जिसमें शुक्राणु बनते हैं, उसका डायग्राम हमने आपसे बनवाया भी था। मादा अंग जिसको हम कहते हैं अंडाशय, ओवरी, उसका भी डायग्राम बनाया था। तो ये दोनों आपको बहुत वीवीआईपी क्वेश्चन है, ये याद रखना है हर समय। इससे आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद परिवार नियोजन भी पढ़ाया था कि परिवार नियोजन के क्या क्या तरीके हैं, वह कौन कौन सा मेथड है जिसके द्वारा हम अपने परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित कर सकते हैं। क्योंकि ये बिल्कुल सच है कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार माना जाएगा। परिवार में जितने कम संख्या में बच्चे होंगे उनका लालन पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा, चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं तभी मिल पाती है जब परिवार में बच्चों की संख्या नियोजित हो, तो वो मिल पाता है। तो ये परिवार नियोजन, उसके बाद एसटीडी, यौन संचालित रोग, जिसमें हमने आपको कई बीमारी के बारे में बताया था, जैसे एड्स भी बताए थे, गोनोरिया भी बताया था। तो वो आपका एक टॉपिक है, वो सब प्रजनन के अंदर ही आता है, समझे। तो प्रजनन को तो हमको लाइन बाय लाइन सेल्फ स्टडी करते हुए समझ लेना है, उसके सभी डायग्राम को कंठस्थ कर लेना है। आज आपका दूसरा चैप्टर चलेगा जिसका नाम है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति का मतलब क्या होता है? ऐसे लक्षण, ऐसे कैरेक्टर जो हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, ये कहलाता है वंशागति। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे शकल सूरत में अपने माता पिता से मिलते जुलते हैं। किसी का सूरत पिता से मिलता है तो किसी की सूरत माता से मिलती है। तो ये लक्षण जो है, ये लक्षण ही माता पिता से बच्चों में जो आते हैं, इसी को हम लोग वंशागति कहते हैं। हालांकि आपके माता पिता में भी उनके माता पिता से आए होंगे, उनके माता पिता में उनके माता पिता से आएंगे। तो वो लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में आती है, उसी को हम लोग वंशागति कहते हैं। और विविधता के सिद्धांत क्या है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि माता पिता के हर लक्षण बच्चे में आ जाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल, ईमानदार माता पिता के बच्चे चोर भी निकल सकते हैं, मेरिटोरियस विद्वान माता पिता के बच्चे मूर्ख भी निकल सकते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो जब ये लक्षण नहीं मिलते जुलते हैं माता पिता से, तो उसी को हम विविधता कहते हैं। वही है वेरिएशन, कि ये लक्षण माँ बाप से नहीं मिल रहा, यही वेरिएशन कहलाता है। तो ये टॉपिक ही यही है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत। सबसे पहले हमको शीर्षक को कंफर्म कर लेना है कि शीर्षक में हमको क्या क्या पढ़ना है। वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। वंशागति मतलब माता पिता के जो लक्षण या जो कैरेक्टर बच्चों में आते हैं, वो वंशागति है। और किन किन बातों में बच्चे माता पिता से नहीं मिलते हैं, ये विविधता है।
ये डिफरेंस है, ये वेरिएशन है। बायोलॉजी की भाषा में इसको वेरिएशन कहा जाएगा। ये वेरिएशन है। हर बात माँ बाप से मिलजुल जाएगा, लंबे लंबे माता पिता के बच्चे छोटे छोटे बौने बौने हो गए तो ये वेरिएशन है। बूढ़े बूढ़े माता पिता के बच्चे काले काले हो गए, ये वेरिएशन है। अब गोरे गोरे माता पिता के बच्चे भी गोरे गोरे हैं, ये समानता है, ये सिमिलरिटी है। तो सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों की पढ़ाई पढ़नी है इसमें हमें। अब आपका शीर्षक कंफर्म हो गया होगा। अब इसमें कुछ शब्द आते हैं, कुछ टर्म्स आते हैं। जब तक हम उस टर्म को नहीं समझेंगे तब तक इस चैप्टर की पढ़ाई को भी हम नहीं समझेंगे। बायोलॉजी के टर्म को जानना है, इसके शब्द को जानना है, इसके अर्थ को जानना है। तो सबसे पहला शब्द है हमारा आनुवांशिकी। आनुवांशिकी शब्द का मतलब है वंशागति जो होती है, पैतृक गुण जो संतानों में जाते हैं, उनकी समानता और उनकी विभिन्नता दोनों का अध्ययन आनुवांशिकी कहलाता है। माने क्या समानता है और क्या विभिन्नता है, इसकी पढ़ाई जो हम पढ़ेंगे वो जेनेटिक्स कहलाता है। वो अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं, हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं। दूसरा शब्द है आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब है माता पिता से गुण कैसे बच्चों में जाते हैं, इसकी पढ़ाई को हम कहते हैं आनुवंशिकता। माने माता पिता के गुणों की वंशागति जो बच्चों में होती है वो किस तरीके से होती है, इस पढ़ाई को हम कहते हैं आनुवंशिकता। इसकी अंग्रेजी है हेरिडिटी। समझ गए होंगे दोनों शब्द में क्या अंतर है। पहले शब्द में तो हम समान और असमान दोनों गुणों का अध्ययन करते हैं, और दूसरे शब्द में कहा गया कि माता पिता से गुण बच्चों में कैसे जाते हैं, इसकी पढ़ाई है आनुवंशिकता। इस चैप्टर में आपको एक से एक वर्ड सुनने को मिलेंगे, उसका मतलब जानना है आपको उसकी जानकारी रखनी है, क्योंकि बराबर आपको आनुवंशिकी आनुवंशिकता बोला जाएगा तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि दोनों में है क्या डिफरेंस। एक है माता पिता से कैसे जाते हैं, एक है समान और असमान गुणों का अध्ययन। ये अंतर है दोनों में, कैसे जाते हैं और असमान और समान गुण का अध्ययन। वो थोड़ा सा बृहत है और ये थोड़ा सा शॉर्ट भी है, और इसी पर हम लोगों का मेन फोकस होगा। अब आइए संकरण क्या कहलाता है। आपने सुना होगा आजकल बाजार में संकर बीज बढ़ाता है, हाइब्रिड सीड बोलते हैं। आपने सुना होगा किसानों के मुंह से भी, आसपास के लोगों के मुंह से सुना होगा। हाइब्रिड सीड की क्या विशेषता होती है। हाइब्रिड सीड उसको बोलते हैं जो ज्यादा पैदावार देगी। हाइब्रिड सीड उसको बोलते हैं जो कीटाणु जिसमें नहीं लगते होंगे, स्वस्थ फल देता है, अधिक उत्पादन देता है, उसी को हाइब्रिड कहते हैं सीड। हाइब्रिड सीड की तैयारी जिस प्रक्रिया द्वारा की जाती है वही है संकरण। संकरण में क्या किया जाता है कि एक ही जाति के दो श्रेष्ठ अच्छे क्वालिटी में अच्छे नर और मादा का संगम कराया जाता है। आपको समझ में आ रही होगी। एक ही जाति के दो श्रेष्ठ नर और मादा के संगम से जो बीज तैयार होते हैं, जो जीव तैयार होते हैं, उस प्रक्रिया को हम लोग संकरण कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, थोड़ा एग्जाम्पल से समझिए। आपकी गाय है देहाती और वो 4 से 5 लीटर दूध देती है। कितना भी खिला दें आप उसको तो दूध ज्यादा देती नहीं है, क्योंकि वो नस्ल ही है कम दूध देने वाली। लेकिन अगर आपने अपनी गाय को जर्सी, साहिवाल, फ्रीजियन, हॉलेस्टीन, इनका शुक्राणु अगर उनमें आपने डाल दिया तो अब जो
आपकी गाय बच्चे देगी वो जर्सी नस्ल का होगा, वो हॉलेस्टीन नस्ल का होगा, वो अधिक दूध देने वाली बाछी देगी। यही है संकरण। पेड़ पौधे में भी इस तरह से संकरण की क्रिया करा के श्रेष्ठ अच्छे बीज का उत्पादन किया जाता है, और जीव जंतुओं में भी होता है। ये है संकरण। अब आपकी बात ये समझ में आ गई होगी कि संकरण क्या है। एलील, इस शब्द का मतलब सुनिए, ये बार बार आपको हम बोलेंगे एलील एलील एलील, तो आप एलील एक बार समझ लीजिए। विपरीत लक्षणों के जोड़े को हम एलील कहते हैं। बड़ा सिंपल डिफिनेशन है। पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड एलील। पेयर, पेयर माने जोड़ा, जोड़ा होता है। पेयर माने जोड़ा होता है। तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसमें कुछ विपरीत लक्षण होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देखिए, चलिए हम आपको एक मटर के बीज के बारे में बताते हैं। बाजार में मटर का बीज कई प्रकार का है। जाति तो मटर ही है ना, लेकिन बीज का वैरायटी तो अलग अलग है। आपने कहीं हरा चोखटा बीज भी देखा होगा, कहीं गोल पीला बीज भी देखा है बाजार में। ये दो तरह के मटर हुए। कोई मटर का पौधा बौना होता है छोटा, कोई मटर का पौधा लंबा होता है। तो ये लंबा और बौना जो है यही है एलील। ये पीला और हरा जो है कलर, ये है एलील। ये गोल चिकना और चुकटा, ये है एलील। विपरीत लक्षणों के जोड़े को कहा जाता है एलील। और संकरण मेंडल के प्रयोग में ये बात आपको बताया जाएगा कि एलील लिया गया था। मेंडल ने अपने प्रयोग में एलील को लेके, मेंडल क्या चाहता था? मेंडल ये जानना चाहता था एक्चुअली में कि कैसे गुण माता पिता के बच्चों में जाते हैं, वो जानना चाहता था। जिसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने लगभग, किताबों में भी ऐसा लिखा है, 7 वर्षों तक लगातार तरह तरह के प्रयोग अपने बगीचे में करता था। ऑस्ट्रिया का पादरी था और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट, तरह तरह के बीज को वो बोता था, उनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराता था, फिर उस बीज को इकट्ठा करता था, फिर उस बीज को बो के उसका लक्षण देखता था कि कौन कौन सा लक्षण आया, कौन कौन सा लक्षण नहीं आया। यही था मेंडल का वर्क। इसी के लिए हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल साहब को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता के पिता माने जाते हैं, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस पर बहुत लंबे शोध किए। और मरणोपरांत, उनके मरने के 30-32 साल के बाद उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स की उपाधि दी गई, क्योंकि उन्होंने जो प्रयोग करके जो डाटा संकलन किया था, जो डाटा उन्होंने कलेक्ट किए थे, इसके आधार पर उन्होंने कुछ आनुवंशिकता के नियम दिए थे। जब आज के वैज्ञानिक उसको वेरीफाई करने लगे, उसकी जांच करने लगे, तो पता चला कि मेंडल की कही गई बातें पूरी तरह सत्य है। और इसीलिए उनको सम्मान पूर्वक फादर ऑफ जेनेटिक्स के से सुशोभित किया गया। मेंडल साहब का नाम हमेशा आनुवंशिकता के फील्ड में बड़े आदर से लिया जाएगा। अब एक बात है कि एक तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सदा जहां जानता है कि माता पिता में पैतृक गुणों का संचरण कैसे होता है। तो लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। ये लैंगिक प्रजनन में जब निषेचन की क्रिया होती है, जब मेल की तरफ से स्पर्म आते हैं, शुक्राणु, और फीमेल की तरफ से अंडाणु आते हैं, ओवम, जब इनका मिलन होता है, समागम होता है एक दूसरे में, तो माता की तरफ के लक्षण और पिता की तरफ के लक्षण बच्चे में आ जाते हैं। अब ये लक्षण कैसे आते हैं? चूंकि स्पर्म भी अपने आप में एक सेल है, एक कोशिका है। तो जब ये कोशिका है,
तो इस कोशिका में गुणसूत्र भी होगा, इस कोशिका में केंद्रक भी होगा, इस कोशिका में डीएनए भी होंगे, जीन भी होगा, क्रोमोसोम भी होगा। और आप जानते हैं कि जीन ही आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं। जीन के द्वारा ही ये आनुवांशिक गुण बच्चों में आते हैं। तो फादर के शुक्राणु में भी जीन है या फादर के जीन है, और मदर के ओवम में भी ये जीन है, क्रोमोसोम पर लोकेटेड है। तो जब इन दोनों का समागम होता है निषेचन में, तो ये गुण बच्चों में आ जाते हैं। इसी को हम लोग वंशागति कहते हैं। तो एलील का मतलब हो गया विपरीत लक्षणों के जोड़े को एलील कहा जाता है। मटर में 7 जोड़े ऐसे एलील पाए गए, और जिसका एक चार्ट किताब में बना हुआ है। कौन कौन सा उल्टा कैरेक्टर आता है, कौन कौन से उल्टे कैरेक्टर के जोड़े हैं, विपरीत गुणों के जोड़े हैं। 7 जोड़ा है, 1-2 जोड़ा नहीं है, 7 गो है, 7 गो एलील है। मटर का पौधा दलहनी है, दाल देती है, लेगुमिनस प्लांट माना जाता है, लेगुमिनेसी कुल का पौधा माना जाता है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए इसी पौधे का चुनाव क्यों किया, इसके पीछे भी रीजन है। एक तो रीजन है कि ये बीज आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, दूसरा रीजन है कि इसमें 7 जोड़े वैकल्पिक लक्षण होते हैं जिनको लेके प्रयोग करना आसान है। तीसरी बात है कि इसका लाइफ, इसकी जीवन अवधि 3 से 4 महीनों की होती है। तो अगर हम कोई भी प्रयोग करते हैं मटर के पौधे को लेकर, तो उसका रिजल्ट भी हमें बहुत जल्दी क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। 3-4 महीने में उनका बीज हम कलेक्ट कर लेंगे, तो हमारा रिजल्ट प्राप्त हो गया, उसको बुआई कर देंगे, उसके लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो ये हमें आसानी से दिखता है। तो इन सभी कारणों के कारण मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधा चुना था। और मटर के पौधे का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सटाइवम या सैटिवम, पाइसम सैटिवम। याद रखना है इस नाम को, ये इसका साइंटिफिक नेम है मटर के पौधे का। तो एलील का एक चार्ट आपकी किताब में बना हुआ है, आप उसको देखें। प्रभावी गुण और अप्रभावी गुण, यहाँ ये इस टॉपिक पे देखिए। जीन जो क्रोमोसोम पर लोकेटेड होता है, न्यूक्लियस के अंदर बंद होता है, डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। जीन डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी याद रखना है। डीएनए की विस्तृत पढ़ाई अब आपकी चलेगी आगे, डीएनए को और ढंग से आपको समझाया जाएगा। तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर जीन बना होता है। ये जीन सेल के अंदर थ्रेड लाइक नेटवर्क में क्रोमेटिन नेटवर्क है, जो सेल डिवीजन के समय क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, उसी पर ये लोकेटेड होता है। और यही निषेचन के समय, लैंगिक प्रजनन के समय बच्चों में आते हैं। तो जीन माता की तरफ से और पिता की तरफ से, दोनों तरफ से आता है ये जीन। प्रभावी गुण उसको कहते हैं जो बच्चों में दिखते हैं, संतान में दिखते हैं, साफ साफ दिखाई देता है। जैसे लंबे लंबे माता पिता के बच्चे लंबे हो गए, तो ये प्रभावी गुण आ गया उनमें। लेकिन अप्रभावी गुण उसको कहते हैं जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, जो दिखते नहीं हैं। जीन है भी, फिर भी वो प्रभावहीन है, वो वर्क में नहीं है, वो प्रभावशाली नहीं है, उसको अप्रभावी गुण कहते हैं। अब जैसे जीन हमेशा जोड़े में होता है, ये भी आप जानिए। जैसे हमने कहा कि अगर लंबा के लिए हम जीन को टी लिखते हैं और बौना के लिए जीन को अगर स्मॉल टी लिखते हैं,
जीन हमेशा जोड़े में रहता है, ये बात पक्का है। सिंगल जीन नहीं रह सकता है, जीन का जोड़ा है, कपलिंग है। तो आपका जीन ऐसे भी हो सकता है, आपका जीन ऐसे भी हो सकता है, आपका जीन ऐसे भी हो सकता है। ये 3 तरह के जीन हो सकते हैं। अगर तो कैपिटल लेटर से जो लिखी जाती है उसको कहा जाता है डोमिनेंट जीन, यानी प्रधान जीन बोला जाता है। और स्मॉल लेटर से जो लिखा जाता है उसको अप्रभावी गुण कहा जाता है, अप्रभावी जीन कहा जाता है। तो ये प्रभावी, इसमें दोनों जीन प्रधान हैं, प्रभावी है। तो ये अगर ऐसा जीन का संगम हुआ तो पौधा तो लंबा ही होगा ना। यहां पर बौना और लंबा दोनों जीन एक साथ है, यहां भी पौधा लंबा ही होगा, टॉल होगा, यहां भी टॉल होगा, लेकिन यहां पर शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों जीन अप्रभावी हैं। ये हुआ जीन का डिनोशन। इस तरह से जीन को दिखाया जाता है, जीन का कॉम्बिनेशन बनता है संतान में और वही दिखाई देते हैं, चाहे वो बीज हो चाहे वो जीव हो। तो इस 3 तरीका से जीन को डिनोट किया जाता है। या तो दोनों जीन प्रधान होंगे, या एक जीन प्रधान होगा दूसरा अप्रधान होगा, या दोनों जीन अप्रधान होंगे। तो अगर दोनों जीन प्रधान हैं, डोमिनेंट हैं, तो लक्षण भी डोमिनेंट का आएगा। अगर दोनों जीन अप्रधान है तो लक्षण अंत में अप्रधान का आएगा। अगर एक डोमिनेंट है, एक प्रधान है, दूसरा अप्रधान है, तो भी कैरेक्टर प्रधान का आएगा। यही लक्षण है। इसी तरह से जीन को डिनोट किया जाता है। अब ये सारी बात अगर आपने समझ गया, आप लोगों ने समझ लिया, तो अब हमारा एक संकर क्रॉस और पूरी संकर क्रॉस की बात आ रही है। एक संकर क्रॉस बोलते हैं जब हमने एक जोड़ा विपरीत लक्षण लेकर प्रयोग किए, एक जोड़ा विपरीत लक्षण सिंगल, जिसे एक जोड़ा विपरीत लक्षण लेकर प्रयोग करना क्या हुआ कि हमने लंबा पौधा को बौना पौधा से क्रॉस कराया, लंबे पौधे को बौने पौधे से क्रॉस कराया। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, पेड़ पौधे में भी लैंगिक प्रजनन होता है, और अलैंगिक प्रजनन भी पढ़े होंगे। तो अलैंगिक प्रजनन के द्वारा विभिन्नता नहीं आती है और लैंगिक प्रजनन द्वारा विभिन्नता के आने का चांस कई गुना बढ़ जाता है, ज्यादा। तो अलैंगिक प्रजनन विकास के लिए जरूरी नहीं है, विकास के लिए जरूरी है अलैंगिक प्रजनन, है लैंगिक प्रजनन, जो आपको बाद में और बताया जाएगा। अब आप देखिए एक संकर क्रॉस क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फूल में जो होता है फूल, वही है मेन अंग पौधे का। किसी भी जीव की सार्थकता उसी में है जब वो संतान पैदा करे, तो उसको सार्थकता माना जाता है। पेड़ पौधे आप क्यों लगाते हैं, बीज क्यों बोते हैं? क्या है आपका उद्देश्य? ये तो नहीं होता है कि हम बीज बोएं उससे फल नहीं प्राप्त हो, उससे बीज नहीं प्राप्त हो। आपका उद्देश्य भी होता है कि उससे फल और बीज प्राप्त हो, यानी कि वो संतान दे। आप गाय भैंस बकरी कुछ भी पालते हैं, उसके पीछे आपका उद्देश्य होता है कि ये बच्चे देगी दूध देगी, है ना। कोई भी पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसके पीछे आपकी आकांक्षा होती है कि वो फल दे। तो हर पौधे में जिसमें फूल पाए जाते हैं वही फूल उसका मेन अंग है, क्योंकि फूल से में ही लैंगिक प्रजनन के बाद फूल ही फल में कन्वर्ट हो जाता है, फूल से ही बाद में फल बन जाते हैं। वो निषेचन परागन इस तरह की कुछ क्रियाएं होती है, उसके द्वारा वो फूल ही बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है। तो मेंडल ने लंबा और बौना पौधा जब एक ही जोड़ा विपरीत गुणों को लेकर संकरण के प्रयोग किए गए, तो
उसी को कहा गया एक संकर क्रॉस। एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मेंडल ने, जरा यहाँ देख लीजिए एक संकर क्रॉस को ध्यान से। अब जो संकर क्रॉस दूसरे दिन बताया जाएगा आपको आज एक संकर क्रॉस अच्छी तरह समझ। मान लीजिए कि मेंडल ने शुद्ध विशुद्ध प्योर शुद्ध लंबा पौधा लिया, मटर का लंबा पौधा लिया, और दूसरी तरफ विशुद्ध बौना पौधा लिया, विशुद्ध बौना पौधा लिया, बौना ये मटर का लिया बीज। विशुद्ध कर दो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। विशुद्ध माने खांटी प्योर, तन को मिलावट नहीं। तो उनका जीनोटाइप क्या रहा होगा? अगर ये विशुद्ध लंबा पौधा है तो इनका जीनोटाइप यानी इनका जीन का स्ट्रक्चर होगा टीटी। बोले ना कि विपरीत हमेशा जुड़ा नहीं रहता। इनका ये जीनोटाइप हो गया और इनका जीनोटाइप रहा होगा टीटी। अब कराना है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस क्या है कि आप जानते हैं कि मटर का पौधा या फूल वाले पौधे अक्सर द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब इसमें भी मेल और फीमेल अंग है और इसमें भी मेल और फीमेल अंग है। तो जब मेल और फीमेल इसमें भी है, मेल फीमेल इसमें भी है, तो ज्यादा चांस है क्रॉस नहीं होने का, सेल्फ होने का चांस है। सेल्फ मतलब क्या होगा? इनका परागकण इन्हीं के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, इनका परागकण इन्हीं के वर्तिकाग्र पे गिरेगा। तो इस तरह का जो परागण हुआ वो तो सेल्फ कहलाएगा। हम तो इनका गुण इनके बच्चों में आएगा, इनका गुण इनके बच्चों में आएगा। हमको इनका गुण उनमें लाना है, उनका गुण इनमें लाना है। तो इसके लिए तो हमको क्रॉस करना पड़ेगा ना। इनको एक लिंगी बना देंगे, इनको भी एक लिंगी बना देंगे। इनको नर बना देंगे तो इनको मादा बना देंगे, या इनको मादा बना दिए तो इनको नर बना देंगे। समझ में आ रही होगी? एक लिंगी बनाना है। इनका फूल है द्विलिंगी। आपने पढ़ा होगा फूल में पुंकेसर होता है और स्त्रीकेसर होता ही है ना। स्त्रीकेसर ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। स्त्रीकेसर की बनावट ऐसी होती है, ऐसा ये है स्त्रीकेसर। एगो होता है, किसी में दूगो तीन में चारगो होता है। ये स्त्रीकेसर है। और पुंकेसर की बनावट फूल में ऐसे होता है, जैसे आपको हम एगो पूरा फूले बना देते हैं, फूल का सब चीज हटा देते हैं, केवल पुंकेसर और स्त्रीकेसर को दिखाते हैं। ये एक फूल है और इस फूल में ऐसे लगे होंगे, ये इस टाइप से लगे होंगे, इस टाइप से। तो ये बीच वाला स्त्रीकेसर है और ये पुंकेसर है। समझ गए? ये पूरा पुंकेसर है। अब इसके भी पार्ट होते हैं स्त्रीकेसर में। इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र, इसको वर्तिका, इसको अंडाशय। ये तो तीन पार्ट हुआ स्त्रीकेसर के। आप पुंकेसर में इसको कहते हैं हम लोग परागकोश, और इसको हम लोग कहते हैं पुतंतु, है ना। किताब में है दिया हुआ, ये सब आप समझ सकते हैं। इसमें परागकोश बनता है, दाना जैसा इसमें परागकोश है। एक का जो परागकोश में जो परागकण है वही है नर युग्मक, और यहाँ जो होगा अंडाशय में जो होंगे वो होंगे मादा युग्मक। क्या होगा? मादा युग्मक, है ना। तो ये जब फटेगा तो बहुत सारे परागकण इस पर चिपक जाएंगे और एक परागकण आएगा अंदर चिरते हुए, इसमें मिल जाएगा। तो इसी को हम लोग कह देंगे निषेचन। क्या बोल देंगे? निषेचन। निषेचन के बाद फूल के सभी अंग ई टूट जाएगा, ई खत्म, खाली गोल जो अंडाशय है इसी का आगे विकास होगा और यही फल बन जाएगा।
अंडाशय ही विकसित होकर फल बनता है। तो मेंडल ने द्विलिंगी पुष्प को जब एकलिंगी किया तो क्या किया ना कि मान लीजिए कि शुद्ध लंबा पौधा सबका ई काट के हटा दे, ई हटा दे, ई परागकोश हटा दे, तो वो फूल हो गया, अभी मादा फूल हो गया। और इसका बीच वाला ई काट के हटा दे, ई हटा दे, तो ई तो हो गया नर, अभी मादा हो गया, ई हो गया नर। अब इसका परागकण इस पर आएगा, फिर निषेचन होगा और बीज का निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। अब इस बीज को कलेक्ट करेंगे, बोएंगे तो देखेंगे कि कौन कौन सा लक्षण आया और कौन कौन सा लक्षण नहीं आया। यही है मेंडल का प्रयोग, एक संकर क्रॉस इसी को कहते हैं। तो अब जरा हम जीनोटाइप पे बात कर लें। यहाँ पे इस सब को हम मिटा देते हैं अब आपको, और जरा आप इस पर बात कीजिए। तो आपको समझाने के लिए हमने स्त्रीकेसर और पुंकेसर ये सब तो क्लास 9th में 10th में पढ़ाई होती है, इस पर हमको नहीं जाना है। हमने जो ये द्विलिंगी पुष्प को एक लिंगी बनाया, इसके लिए एक शब्द है इमैस्कुलेशन। ये पहले तो मेंडल ने लगा के फूल को द्विलिंगी को बनाया एक लिंगी, इमैस्कुलेशन कहलाया। अब इनके बीच में जब क्रॉस हुआ तो टी से, इस जीन टी से ये टी निकला, ये दोनों मिला, और इस टी से ये टी नहीं मिला। तो प्रथम पीढ़ी, ये जो बीज कलेक्ट हुआ, ये जो बीज तैयार हुआ, इस बीज का जीनोटाइप आप देख रहे हैं टीटी है। यानी कि ये बीज को जमीन में जब बोया गया तो सभी पौधे लंबे निकले, सभी पौधे क्या निकले? लंबे। क्यों निकले लंबे? क्योंकि प्रधान जीन था दोनों में, इसीलिए निकला लंबा। इसको हम कहते हैं प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी बोलेंगे, F1 जनरेशन बोलेंगे, F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन। फिर F1 जनरेशन के बीज को फिर बो दिया गया और इस बार क्रॉस नहीं कराया गया, जैसे है वैसे छोड़ दिया। तब तो सेल्फ होगा ना, इसका ही परागकण इस पर, उसका ही परागकण इस पर, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ, माने स्वपरागन की क्रिया हुई। तो जब स्वपरागन की क्रिया हुई, इनके बीच में जब स्वपरागन हुआ, तो स्वपरागन के बाद अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे बनता है जरा देखिए। ईटी से ईटी को कंबाइन किए तो टीटी आया, दोनों कैपिटल टीटी। फिर इस टी को जब इस टी से हम कंबाइन किए तो टीटी आया, ईटी और ईटी। अब फिर ईटी की आ गई बात, इस टी को ईटी से कंबाइन किया तो टीटी आया, और इस टी को फिर इस टी से कंबाइन किया तो टीटी आया। ये 4 तरह के जीनोटाइप प्राप्त हुए, जीनोटाइप 4 तरह का। ये देखिए दोनों कैपिटल टी है, ये स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी है मिला हुआ, और ये केवल स्मॉल टी है। तो ई तो लंबा ही होगा, पक्का बात है। ई भी लंबा होगा, ये भी पक्का बात है। ये भी लंबा होगा, ये भी पक्का बात है। लेकिन ई होगा बौना। ई क्या होगा? बौना। देखा आपने जीन का कैसे कॉम्बिनेशन बना? बौना। तो 3 को लंबा और 1 को बौना, इस 3:1 को कहा जाता है फिनोटाइप। क्या कहा जाएगा? फिनोटाइप। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। एक संकर क्रॉस में। और अगर जीन का अनुपात देखें तो ये अपने आप में अकेला है, ये 2 गो है, 2, और ये भी अकेला है 1। तो 1:2:1, 1:2:1 ये कहलाएगा जीनोटाइप। जीनोटाइप एक संकर क्रॉस का ये जीनोटाइप हुआ और ये फिनोटाइप हुआ। अब देखिए कुछ नहीं है, थोड़ा मिलान करना सोचिए। ये टी लीजिए, इस टी को इससे गुना कीजिए, फिर इस टी को इससे गुना कीजिए, फिर इस टी को इससे गुना कीजिए, इस टी को इससे गुना कीजिए। अपने आप लिख देंगे। जैसे ई टी को मैं इस टी से गुना किया तो कैपिटल टी टी,
फिर इस टी को मैंने इस टी से गुना किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी को मैंने इस टी से गुना किया तो वही बात कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस टी को इस टी से गुना किया तो दोनों स्मॉल टी आ गया। तो इस तरीका से हमने जब इसको बैठा लिया तो ये जीनोटाइप बना इनका, है ना। यही परीक्षा में पूछता है कि एक संकर क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो क्या है, जीनोटाइप रेशियो क्या है। तो याद रखना है कि फिनोटाइप रेशियो 3:1 है और जीनोटाइप रेशियो 1:1 है। आज के लिए यहीं तक का पढ़ाई क्लास 12 वालों के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले दिन, आगे की पढ़ाई चलेगी। लेकिन आप लोग किताब खूब पढ़िए, जम के पढ़िए, परीक्षाएं समय पे होंगी। उस टाइम को कोई नहीं बदलेगा, चाहे 6 महीना लॉकडाउन रहे या कुछ भी रहे, आप घर पे किताब से पढ़ना, स्वतः अध्ययन करना स्टार्ट कर दीजिए। तभी आप उम्मीद कीजिएगा कि हम परीक्षा में अच्छे से सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। जो अभी विपत्ति संसार में जो वर्ल्ड वाइड क्राइसिस है ये कोरोना वायरस को लेके, इस कारण से अब आपको ही सब काम करना है, आपको आत्मनिर्भर बनना है। आप किताब का अध्ययन करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, गुजारिश है हमारी। मन लगा के पढ़िए, बैठ के आप अपने से समझने का प्रयास ज्यादा कीजिए, ज्यादा फायदे में रहिएगा। ऐसे हम लोग हर समय टाइम टू टाइम आके कुछ न कुछ आपको डाउनलोड करेंगे। हमारे लेक्चर को सुनिए, हमारे लेक्चर को सुनने से पहले आप पढ़ के तैयार रहिए, ज्यादा अच्छा यही जाएगा। थैंक यू। चलिए।